हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, ये आपकी क्लास है, प्रैक्टिस सेट है आपका हिस्ट्री का, जो एनसीईआरटी बेस्ड है ये वाला भी। और इससे पहले जो हम प्रैक्टिस सेट लगाया था हमने सारे टीजीटी के पेपर्स लगाए थे और एलटी ग्रेड का पेपर जो 2018 में हुआ था वो लगाया था, और 5 प्रैक्टिस सेट हमने एक्स्ट्रा लगाए थे। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, इसमें आपको चैप्टर वाइज मतलब क्लास वाइज मिल रहा है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो जिस जिस एग्ज़ाम में जो जो आ चुके हैं क्वेश्चन चैप्टर से, वो इसमें आपको मिल जा रहा है। इसको भी हम बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे और उसके बाद हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक नई, मैं आपको बता देती हूँ, एक नई बुक मैंने परचेज़ करी है जिसमें आपके 123 सेट्स हैं और उसमें कम से कम 14,000 से ऊपर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे। सॉल्व पेपर बहुत अच्छी है, मोटी बहुत है, तो फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा विचार ये है कि पहले इसको जल्दी से फिनिश कर देते। ये 12 तक की है, जिसमें हमने कल हमारा पहला दिन था, तो हमने इसमें कल 5 टॉपिक कवर किए थे और छठे पर हमने कल का वीडियो अपना वाइंड अप किया था क्लास अपनी, और आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने क्या क्या कर लिया था, कल हमने क्या कब कहाँ और कैसे कंप्लीट किया था। आरंभिक मानव की खोज में से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो देख लिए थे। भोजन संग्रह से उत्पादन तक कंप्लीट कर लिया था। आरंभिक नगर किया था। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, ये इतने टॉपिक हमने, इससे जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आज हमें राजा और एक प्राचीन गणराज्य से शुरू करना है और कोशिश यही रहेगी कि आज हम 6th क्लास पूरा कंप्लीट कर लें। तो मेरा मानना यही है कि आधे घंटे से ऊपर का वीडियो रखते हैं ताकि क्लास जो है, और आपको अगर लगता है, वैसे मैं बहुत फास्ट ऑलरेडी कराती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका टाइम जो है ना थोड़ा सा मैं स्लो हूँ या आपको लगता है कि और ज़्यादा, तो आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए चाहे वो आप जैसे भी करो, ठीक है। तो स्पीड में भी देख सकते हो आप। वैसे मैं खुद बहुत स्पीड में कराने की कोशिश करती हूँ ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि ये कक्षा 6 का जितना भी हमारा ये है, यहाँ तक इमारतें, चित्र तथा किताबें तक ये कंप्लीट कर ले हम, और फिर कक्षा 7 का हम करेंगे। तो कम से कम 5-5, 6-6 टॉपिक अगर एक दिन में कवर करेंगे तो ये बहुत जल्दी बुक फिनिश हो जाएगी हमारी 5-6 दिनों में। ज़्यादा नहीं है, इसमें 70 टॉपिक होंगे पूरे, तो 70 टॉपिक हैं ये, और इन 70 टॉपिक को हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे अगर हमने रोज़ 5-6 जो है ना कंप्लीट करें, तो 10 दिन में तो कंप्लीट आए मेरे हिसाब से मैं कर ही लूँगी। चलिए देखते हैं कितने दिन में हम कर पाते हैं, उसके बाद हम नई बुक करना शुरू करेंगे। तो एग्ज़ाम तक बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, सॉल्व पेपर करना है, सारा टेस्ट सीरीज़ लगाना है, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का, जीआईसी का, तो हम सारा एक साथ करेंगे। तो बुक जो मैंने परचेज़ की है वो अपने लिए तो करी, आप लोगों के लिए भी करी है, तो बहुत जल्दी उसका भी आपका, इसको ख़त्म होने के बाद वो तुरंत शुरू हो जाएगी, और वो भी आपका टॉपिक वाइज है। तो मैंने काफ़ी जानकारी उसके बारे में दे दी है, जिनको पता होगा उस बुक के बारे में तो वो जानते भी होंगे। तो आप ये प्रैक्टिस सेट लगा लो, अगर आप वो परचेज़ नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको उसका वीडियो दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ जो ये बुक मैं शुरू कर चुकी हूँ कल से हिस्ट्री की, ऐसे ही आपकी पॉलिटिकल की भी बुक शुरू हो जाएगी है। इसके जो अभी जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल का लेट शुरू किया था तो वो अभी चल रहा है, तो वो फिनिश होगा, उसके बाद यही वाली बुक जो पॉलिटिकल की है वो भी वहाँ पे शुरू हो जाएगी, और उसके बाद उसकी भी जो मैंने हिस्ट्री की आपको बताई वैसे ही पॉलिटिकल, तो वैसे ही चलता रहेगा। बस पॉलिटी में हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि मैंने पॉलिटी थोड़ा लेट से शुरू करी थी, वरना मेरा तो यही था कि दोनों साथ साथ शुरू करते, पर आपका फीडबैक चाह रही थी कि आप लोग क्या चाहते हो। चलो बातें बहुत हो गई हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आधे घंटे से ऊपर का थोड़ा सा वीडियो मैं बनाने वाली हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर। तो आज क्लास 6 को हमें ख़त्म करना है, ठीक है, ये मान के चलिए, चाहे 1 घंटे का ही क्यों ना ये वीडियो बने। तो देखते हैं कितनी देर में मैं ख़त्म कर पाती हूँ, टास्क तो मेरा भी है ये। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस को करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा पेपर लगाने में, पेपर निकालने में आसानी होगी। तो आप एलटी ग्रेड का पेपर देख ही चुके हैं, जैसे कि 6 दिसंबर का पेपर हुआ, 7-8 तारीख का पेपर हुआ है, तो आप देख सकते हो कि पेपर जो है कैसा आया है। कल 7 दिसंबर को पेपर था, तो वो भी आपने देखा होगा कि लोगों का
जीएस में, और बाकी जो है ना लोगों के फीडबैक अच्छे आ रहे हैं। तो हम चूँकि मेन सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, मैं जीएस का अभी तक पेपर नहीं लगवाई हूँ आपको, लेकिन मैं जल्दी एक बुक आपको एंट्री ग्रेड की जो लगवा दूँगी अभी, ठीक है। तो लगवा दूँगी, जीएस के लिए भी आपका एक चला दूँगी, क्योंकि अभी एनसीईआरटी अभी 11th क्लास की हमारी शुरू है, तो इस वजह से वो नहीं हो पा रहा है। पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी मैंने शुरू कर रखी है, तो बीच में 12 बजे वो वीडियो आता है। तो जानकारी आपको हाँ टाइमिंग की भी दे देती हूँ। सुबह 8 बजे आपकी पॉलिटिकल का प्रैक्टिस सेट आता है, ठीक है, और ये वाला प्रैक्टिस सेट शाम को 6 बजे आता है हिस्ट्री का। बीच में 12 बजे आपका एनसीईआरटी आती है, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। तो हमने 12th क्लास तक की वो कर ली है, क्या कहते हैं, हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, और अब पॉलिटी चल रही है 11th क्लास की, ठीक है। तो अब वो भी सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर चीज़ की। आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, खोजने की ज़रूरत नहीं है, हर वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाता है, तो आप वहाँ से जाके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज पढ़ना है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं 6 मिनट ऑलरेडी ले चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले महाजनपद देखेंगे। तो महाजनपद से कौन कौन से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो महाजनपद से छोटा ही कर लेती हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। तो ईसा पूर्व, पहला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में इनमें से कौन से 4 नगर अंततः बचे रहे। तो जो 4 नगर अंततः बचे रहे हैं, तो यहाँ पे लगा है स्टार, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, अंग, अवंती, वत्स, कौशल, काशी, मगध, कुरु और गांधार। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेते हैं हम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें अंततः 4 महाजनपद, ठीक है। तो कौन कौन से बचे, अवंती, वत्स, कौशल और मगध ही बचे रहे। इन महाजनपदों में अवंती की राजधानी उज्जैन तथा महिष्मती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी साकेत यानी कि अयोध्या, और श्रावस्ती व मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह गंगा सभ्यता का पहला महानगर शहर थी। चारों महाजनपदों में से मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध का शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय होने का मुख्य कारण लोहे की खानों की उपस्थिति था, ठीक है। नेक्स्ट है, कौशल के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी कौन सी है। तो कौशल के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी है श्रावस्ती, ठीक है। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। मगध साम्राज्य की सफलता के कारणों में निम्न में से कौन सा कारण था। तो मगध साम्राज्य की सफलता के कारणों में कारण था आपका लोहा। आपने देखा ना, मैंने अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, ठीक है। लोहे की बहुत सारी वहाँ पे खाने थी। गंगा सभ्यता का पहला महानगर शहर कौन सा है। तो गंगा सभ्यता का पहला महानगर शहर है राजगृह, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज यानी कि राजगृह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मगध से पढ़ते हैं। बिंबिसार किस राजवंश के थे। तो बिंबिसार जो है वो हर्यक राजवंश के थे, ठीक है। पुराणों के अनुसार मगध में प्रथम राजवंश की स्थापना बृहदत्त या बृहद्रथ वंश ने की थी, और इस वंश के राजा जरासंध ने गिरिव्रज को राजधानी बनाया था। इसके बाद हर्यक वंश आता है। बिंबिसार हर्यक कुल से संबंधित था। हर्यक कुल के लोग नागवंश की एक उपशाखा थे, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। इसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु राजा बनता है। जैन साहित्य में उसे कुड़िक कहा गया है। किसे, अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने ब्रिजी यानी कि वज्जी तथा मल्ल सहित 36 गणराज्यों के संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया था, और इसी के समय मगध साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। अजातशत्रु के बाद मगध का राजा उदयन या उदयभद्र बनता है। उसने गंगा एवं सोन नदी के मध्य पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी तथा अपने मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगीर, प्राकृत भाषा में राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। शुंग शासक कालाशोक ने राजधानी को स्थायी रूप से राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। मौर्य साम्राज्य के समय पाटली ग्राम की महत्ता पाटलिपुत्र के रूप में स्थापित हुई। ज्ञात है कि पाटली ग्राम की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन लंबा, बृहद लेकिन संकीर्ण शहर के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था। तो इसका प्राकृत नाम था राजगृह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मगध राजवंश का संस्थापक है बृहदरथ। कौन है? बृहदरथ। मगध के किस राजा ने राजधानी को स्थायी रूप से राजगीर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था? तो ये किया था कालाशोक ने। ठीक है। किस राजा के शासनकाल के दौरान बिज्जरी और मल्ल सहित छत्तीसगढ़ राज्यों ने संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध शुरू किया? तो वो था अजातशत्रु। अंग को किस राजा के शासन में मगध में संलग्न किया गया था? तो अंग को संलग्न किया गया था बिंबिसार के शासन में। ठीक है। अंग को बिंबिसार के शासन में मगध में संलग्न किया गया था। नेक्स्ट है, डैश के काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था? तो ये पहुंचा था आपका अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हर्यक शासक जैन साहित्य में कुड़िक के रूप में उल्लिखित है? तो कुड़िक के रूप में आपका अजातशत्रु उल्लिखित है। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र का वर्णन लंबा लेकिन संकीर्ण शहर के रूप में किया? तो ये किया है मेगस्थनीज ने। ठीक है। पाटलिग्राम जो आगे चलकर मौर्यों की प्रसिद्ध राजधानी पाटलिपुत्र बन गया, स्थापना की थी। तो स्थापना किसने करी थी? अजातशत्रु ने की थी। अन्यत्र भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृतिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? तो ये उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से संबद्ध किया जाता है। भारत में द्वितीय नगरीकरण को उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी के नम क्षेत्रों में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। ये नगरीकरण अधिशेष उत्पादन जो गंगा घाटी में लौह उपकरणों के कृषि क्षेत्र में उपयोग के कारण संभव हुआ, शिल्प व उद्योग धंधों के विकास, व्यापार वाणिज्य की प्रगति, सिक्कों के निर्माण आदि का परिणाम था। विशाल राजतंत्रों के उदय से कुछ नगर राजधानी के रूप में विकसित हुए। निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ है। तो द्वितीय नगरीकरण का विकास कहां हुआ था? नम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, 200 BCE से 300 CE के काल में निम्नलिखित में से कौन से अर्ध कीमती पत्थर का उज्जैनी में निर्यात होता था? तो ये होता था इंद्रगोप का। कौन सा? इंद्रगोप का। 200 BC से 300 AD के काल में अर्ध कीमती पत्थर इंद्रगोप का उज्जैनी से निर्यात होता था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी और यहाँ का शासक चंड प्रघोत था। उज्जैनी में लोहे की खानें थी तथा लाहौर इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इसी कारण ये राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। महाकात्यायन के प्रभाव में दंड प्रघोत बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और बस इतना ही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। नीचे थोड़ा सा शॉर्ट को छोटा कर लेते हैं, लेकिन बहुत छोटा हो रहा है। 1 मिनट, तो नहीं दिख रहा है ना? अब दिख रहा है? चलो, बेशनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख। तो बेशनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो है वो हेलियोडोरस से संबंधित है। और मंदसौर प्रस्तर अभिलेख जो है वो आपका बुनकरों का संघ है। मधुबन तामपत्र आपका हर्ष से संबंधित है। और नासिक गुहा अभिलेख जो है वो पुलुमावी से संबंधित है। ठीक है। तो बेसनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख हेलियोडोरस, मंदसौर प्रस्तर अभिलेख बुनकरों का संघ, मधुबन तामपत्र हर्ष, नासिक गुहा अभिलेख पुलुमावी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें मिलान करना है 1 से 2 का। तो यहाँ पर सूची है, सूची 1 और सूची 2। तो चेदी राजवंश जो है, आंसर आप यहाँ देख सकते हो, फिर भी मिला लेते हैं। चेदी जो है वो शक्तिमती, ठीक है, और उत्तरी पांचाल की थी आपकी अहिछत्र, मत्स्य की थी आपकी वैराट, और सूरसेन की थी मथुरा। तो ये राजधानियां दी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये 7 नंबर चैप्टर है, बुद्ध की कहानी। तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास निम्नलिखित में से किस स्थल पर व्यक्त किया था? तो इन्होंने सबसे ज्यादा श्रावस्ती में अपना वर्षावास जो है किया। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक 21 वर्षावास श्रावस्ती के जेतवन बिहार में बिताए थे। बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास सारनाथ के मूल गंतकूती बिहार में तथा अपना अंतिम वर्षावास वैशाली के बेलुआ ग्राम बिहार में बिताया था। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के समकालीन कौन से राज्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे? मल्ल, शाक, वज्जी या वत्स। तो यहाँ पर आता है आपका वज्जी और साथ साथ आपका आता है मल्ल
और शाक के, ठीक है, वत्स नहीं था। तो गौतम बुद्ध के समकालीन मल्ल, शाक और वज्जी राज्य अपने गणतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ वास्तविक नाम था, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, एवं उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक के नामक एक छोटे से गढ़ यानी कि कुल से संबंधित थे। मलगढ़ में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी एवं वज्जीगढ़ बुद्ध काल का सबसे महत्वपूर्ण था। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध जी ने बोध गया यानी कि बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की एवं अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। बोध गया से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम। तो भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। अब उपनिषद से क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? तो ये है उपनिषद पर, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए ब्रह्म विद्या रूपी प्रकाश को प्राप्त करना था और वेदों के दार्शनिक तत्व उपनिषद के सार रूप में प्रकट हुए। समस्त भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत उपनिषद है। सामान्यतः इनकी संख्या 108 मानी जाती है। अब भारतीय दर्शन की कुछ पद्धतियों के क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ है? तो ये हुआ है मीमांसा। जिस समय उत्तर भारत में गुप्त वंश अपने चरमोत्कर्ष स्थिति को प्राप्त करने में लगा हुआ था एवं उसी समय दक्षिण भारत की राजनीति में एक प्रबल शक्ति के रूप में वाकाटक वंश का उदय हुआ। गुप्तों तथा वाकाटकों की सम्मिलित शक्ति के कारण ही शकों का विनाश संभव हो पाया था। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित होने के फलस्वरूप भारतीय दर्शन के मीमांसा महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ है तर्क की व्याख्या की कला, जो विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों को जायज सिद्ध करने के लिए तर्क और बहस का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है वेदांत शब्द कौन से वैदिक विषय के लिए उपयोग किया जाता है? तो वेदांत शब्द जो है वो उपनिषद के लिए उपयोग किया जाता है। वेदांत शब्द उपनिषद के वैदिक विषय के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात उपनिषद वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, ऋषि कणाद, न्याय, गौतम, सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, पूर्व मीमांसा, जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास के नाम से जाने जाते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदांत के द्वारा 3 तरीके का सुझाव दिया गया, जिसमें श्रवण, मनन और निधि ध्यासन आदि आते हैं। उपनिषदों का प्रमुख विषय आत्मविद्या एवं ब्रह्म विद्या है एवं इनकी कुल संख्या 108 है। उत्तर वैदिक के अंतिम दौर तथा वैदिक साहित्य अत्यंत व्यापक एवं जटिल हो गया था, अतः इन्हें समझने के लिए वेदांतों की रचना की गई। वेदांगों के 6 अंग निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शूद्र साहित्य की उत्पत्ति कल्प वेदांग से हुई तथा ये तीनों भागों शौच शूद्र, ग्रह शूद्र और धर्म शूद्र में विभाजित हैं। किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? तो उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदांत द्वारा कितने तरीकों का सुझाव दिया जाता है? तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 तरीकों के वेदांत द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदांत द्वारा 3 तरीकों का सुझाव दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वेदांत का अंग नहीं है? तो वेदांत का अंग नहीं है यहाँ पे सूत्र। कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है, शिक्षा है ना। 6 दिए हुए थे, आपने ऊपर पढ़े। नीचे दिए गए दर्शनों को उनके रचयिताओं के साथ जोड़िए। तो चलिए आइए जोड़ते हैं इनको। तो पहले हम जोड़ लेते हैं। न्याय दर्शन किसका है? एक सेकेंड।
तो न्याय दर्शन के रचयिता हैं गौतम। देखती हूँ मैं सही से थोड़ा जोड़ती हूँ कि नहीं। सांख्य के कौन है? वैशेषिक के कौन है? योग के कौन है? तो योग के हैं पतंजलि। एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा इनका ऑप्शन ना थोड़ा डी तक दिख रहा है ना। चलो जोड़ा जाड़ी करते हैं। तो हमने जोड़ा न्याय दर्शन, तो न्याय के हैं गौतम 5 नंबर, ठीक है। न्याय के हैं गौतम, तो ए का हो गया 5, ठीक। थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। न्याय के हैं न्याय के हैं गौतम, सांख्य दर्शन के हैं आपके कणाद, वैशेषिक शांक के हैं जैमिनी, गलत हो गया। शांक के हैं आपके जैमिनी, ठीक। वैशेषिक के हैं आपके कणाद, योग के तो आपके पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के हैं आपके बादरायण और उत्तर मीमांसा के हैं कपिल। गलत जोड़ दिया मैंने, एक सेकेंड। ए का जोड़ा है मैंने 5, ठीक है। तो न्याय दर्शन के गौतम सही हो गया। सांख्य दर्शन का मैंने 4 जोड़ा यानी कि जैमिनी, ये भी राइट है। वैशेषिक दर्शन का मैंने जोड़ा कणाद, ये भी राइट है। फिर उसके बाद योग दर्शन के पतंजलि हैं। अच्छा, ऑप्शन गलत दिखा है, पतंजलि हमने सही जोड़ा है, ठीक है। तो ये सही जोड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ तभी यहाँ पे स्टार बना। चलो देख लेते हैं। न्याय दर्शन के हैं गौतम, शांक के हैं कपिल, वैशेषिक के हैं महर्षि कणाद, योग के हैं पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण या व्यास, ठीक है। तो विकल्प यहाँ पे ए माना था DSB ने, लेकिन वो रॉन्ग है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस प्राचीन संप्रदाय ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और महिला तपस्वी की नियुक्ति के आदेश स्थापित किए थे? तो ये है तांत्रिक, ठीक है। प्राचीन तांत्रिक संप्रदाय ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और महिला तपस्वी की नियुक्ति के आदेश स्थापित किए थे। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता था। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडी संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आजीविका या आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादन मक्खली गोशाल ने किया था। गोशाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद होने पर उनसे अलग हो गए। सुत्त पिटक में मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। अजातशत्रु ने मक्खली गोशाल के बारे में बुद्ध से कुछ बातों की चर्चा की। आजीवक परंपरा को अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। परलोक में विश्वास चावार्क दर्शन या लोकायत परंपरा का अभिन्न अंग नहीं है। अजीत केश कंबलिन नामक दार्शनिक ने उपदेश दिया है, हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। लोकायत परंपरा को सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। चवाक दर्शन के अभिन्न अंग भौतिकवादी दृष्टिकोण, मोक्ष में अविश्वास और यज्ञों में अविश्वास है। आजीविका संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो आजीविका संप्रदाय का प्रतिपादन मक्खली गोशाल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चवाक दर्शन का अभिन्न अंग नहीं है? तो चवाक दर्शन का अभिन्न अंग नहीं है परलोक में विश्वास करना। नेक्स्ट है, जैन धर्म से निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय है? तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए। महिषासक, वत्सीपुत्री, कूचर्क या यापनी? तो यहाँ पर जैन संप्रदाय है आपका कूचर्क और यापनी, ये दोनों। यापनी और कूचक प्रमुख जैन संप्रदाय हैं। इनका उल्लेख कदम वंश के अभिलेखों में हुआ। 148 ईस्वी में श्री कलश नामक श्वेतांबर साधु ने कल्याणगढ़ में यापनी संप्रदाय की स्थापना की थी और इस संप्रदाय के साधु सामान्यतः नग्न रहते थे। वस्तुतः यापनी श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय का मिश्रित स्वरूप था जो कदम्बों, राष्ट्रकूट और दक्षिण के अन्य वंशों में प्रचलित था। जैन परंपरा अनुसार निम्नलिखित में से किस राजा ने संसार त्याग, राजपाट छोड़कर दिया एवं
एवं आचार्य भद्रबाहु का अनुकरण करते हुए कर्नाटक के एक स्थल पर चला गया। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जैन परंपरा अनुसार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने संसार त्याग, राजपाट छोड़ दिया और आचार्य भद्रबाहु का अनुसरण करते हुए कर्नाटक के एक स्थल श्रवणबेलगोला चला गया और वहां जैन संलेखना के माध्यम से प्राण का त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट माना जाता है, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये दिगंबर के नाम से जाने जाते थे। महावीर स्वामी के पक्के अनुयायी दिगंबर के नाम से जाने जाते थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे एवं 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ अरिष्टनेमि कृष्ण के नाते में थे। महाभारत में अरिष्टनेमि को कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है तथा जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र में भी कृष्ण जी के समकालीन बताया गया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों में एकमात्र मल्लीनाथ महिला तीर्थंकर थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था तथा ये काशी नरेश अश्वसेन तथा रानी वामा के पुत्र थे। व्यापारी समुदाय जैन धर्म की ओर इसलिए आकर्षित हुए थे क्योंकि जैन धर्म शांति, अहिंसा, व्यापार और वाणिज्य के लिए अनुकूल था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ईसा पूर्व 3वीं सदी के आसपास पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। महान आचार्य भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय मगध पे भीषण अकाल पड़ा था। अकाल से बचने के लिए भद्रबाहु ने संघ संचालन का कार्य स्थूलभद्र को सौंपकर स्वयं 12,000 भिक्षुओं के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक दक्षिण भारत चले गए थे। महामस्तकाभिषेक गोमतेश्वर बाहुबली से संबंधित है। महामस्तकाभिषेक 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की 18 मीटर ऊंची एकाश्मक मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ इसके नाते में थे, तो कृष्ण के नाते में थे। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन स्त्री तीर्थंकर माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं मल्लीनाथ। कौन माने जाते हैं? मल्लीनाथ। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निम्नलिखित किस नगर से निकट का संबंध था? तो उनका संबंध था काशी से। किससे संबंध था? काशी से। नेक्स्ट है, व्यापारी समुदाय जैन धर्म की ओर क्यों आकर्षित हुए थे? क्योंकि जैन धर्म की शांति और अहिंसा, व्यापार और वाणिज्य के लिए अनुकूल था। ठीक है, नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 3वीं सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो पहली जैन परिषद जो आयोजित हुई थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और दूसरी वल्लभी में। किस महान आचार्य के द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? तो भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया। महामस्तकाभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित है और इसके लिए किया जाता है क्या? बाहुबली। किसके लिए किया जाता है? ये बाहुबली के लिए। तो अब सूची को मिलान करना है हमें। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। चलिए मिलाते हैं, छोटा छोटा कर लें। तो पाटलिपुत्र वाचना स्थूलभद्र की है, मथुरा वाचन आर्य संकदिल की, वल्लभी नागार्जुन सूरी, वल्लभी द्वितीय वाचन देवार्धी गढ़ी क्षमा श्रमण। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होगा, देख लेते हैं सही मिलाया है नहीं। तो ये है पाटलिपुत्र वाचन स्थूलभद्र, मथुरा वाचन आर्य स्कंदिल, वल्लभी प्रथम वाचन नागार्जुन सूर्य और वल्लभी द्वितीय वाचन देवर्धी गढ़ी क्षमा श्रमण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। मौर्य काल में किसने नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था दशरथ ने। किसने करवाया था? दशरथ ने। तो अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए गुहा विहार का निर्माण करवाया था। यद्यपि कि सम्राट अशोक ने वास्तुकला की एक नई शैली
गुफा निर्माण को शुरू किया था। इसने बराबर की पहाड़ियों जहानाबाद बिहार पर आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कर्ण, चौपर, सुदामा तथा विश्वकर्मा गुफा। बराबर की पहाड़ी पर लोमत ऋषि गुहा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किन मौर्य शासकों ने आजीविकों के लिए गुहा दान किया? तो भाई आजीविकों के लिए गुहा दान जो है किसने किसने किया है, बता सकते हो? तो आजीविकों के लिए गुहा दान किया था अशोक ने और दशरथ ने। ठीक है, इन दोनों ने किया है और किसी ने नहीं किया है। तो साम्राज्य का शासक, निम्नलिखित में से कौन अशोक की प्रशासनिक नीति का अंग नहीं था? तो अशोक की प्रशासनिक नीति का अंग था विभिन्न धार्मिक संप्रदाय को समाकलन, सहनशील धार्मिक नीति, सभी धर्मों को दान। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो अशोक की प्रशासनिक नीति का अंग नहीं था। बौद्ध धर्म का प्रचार करना सम्राट अशोक की प्रशासनिक नीति का अंग नहीं था। अशोक एक अनोखा सम्राट। ठीक है, नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो इसे घनानंद था। ठीक है, नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नंद राजवंश का आखिरी शासक घनानंद था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया और यह एक महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपना विवरण लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी। जूनागढ़ चट्टान शिलालेख अशोक द्वारा नहीं बल्कि रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था। भाब्रू आज्ञा पत्र, कलिंग आज्ञा पत्र एवं दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख अशोक द्वारा जारी किया गया था। भाब्रू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है और इसमें वो बुद्ध, धम्म एवं संघ नामक त्रिरत्नों में आस्था प्रकट करता है। बौद्ध धर्म का प्रचार करना अशोक की प्रशासनिक नीति का अंग नहीं था, जबकि सहनशील धार्मिक नीति सभी धर्मों को दान तथा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का समाकलन अंग थे। अशोक पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर एवं उद्गोलम अशोक के लघु शिलालेख हैं जिसमें उनका व्यक्तिगत नाम प्राप्त होता है। अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों से सीधे बात करने वाला पहला भारतीय शासक अशोक ही था। अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक के साम्राज्य के दक्षिण में पल्लव राज स्थित नहीं था। अशोक के अभिलेखों में उल्लेख है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और सुवर्णगिरी। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकलम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ था। अशोक के साम्राज्य में दक्षिण भारत में पल्लव राज्य नहीं था। लुम्बिनी में एक स्तंभ बनाया गया जहाँ लिखा है यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्तंभ को अशोक ने बनवाया था एवं इसका नाम रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख है। अशोक अपने अभिषेक के 20वें वर्ष बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी गांव गया था और कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की आधारशिला अशोक ने रखी थी। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा आज्ञा पत्र या शिलालेख अशोक के द्वारा जारी नहीं किया गया था? तो अशोक ने जूनागढ़ चट्टान शिलालेख जारी नहीं किया था। ठीक है, व्याख्या हम देख चुके हैं। किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो अशोक भाब्रू अभिलेख में त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो मास्की जो है वो अशोक के महान शिलालेखों में से एक नहीं है। ठीक है, श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी है? तो श्रीनगर नामक शहर की आधारशिला अशोक ने रखी है। ठीक है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है? तो व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है उसका 1, 2, 3 यानी कि चारों में, गुज्जरा, मास्की, नित्तूर और उदयगोलम यानी कि चारों में। ठीक है, अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों से सीधे बात करने वाले पहले भारतीय शासक कौन था? तो वो था अशोक। ठीक है, अशोक साम्राज्य में कौन सा राज्य दक्षिण में स्थित नहीं था? तो दक्षिण में उसका चोल, पल्लव और पांड्य ये सभी स्थित नहीं थे। लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया गया जहां लिखा है यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्तंभ को किसने बनवाया था? तो इस स्तंभ को अशोक ने बनवाया था। ठीक है,
नेक्स्ट है, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी। तो किसमें थी? तो ये बात किसने कही है? हेमचंद्र राय चौधरी ने कही है। ठीक है, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी। ये कथन प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का है और इस कथन में चौधरी जी अशोक का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि अशोक में इन तीनों महान शासकों के गुण विद्यमान है, इसलिए अशोक को महान अशोक के नाम से जाना जाता है। 1837 में खोज किए गए शासनों में से एक शासन जिसमें उसके लेखकों का नाम सम्राट अशोक प्रियदर्शी दिया है, वो कौन सा है? तो वो है आपका मस्की शासन। 1837 में खोज किए गए शासनों में एक शासन मस्की यानी कि मास्की शासन है, जिसमें उसके लेखकों का नाम सम्राट अशोक प्रियदर्शी दिया है। अभिलेखों में अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे कि देवानाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक के नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है, जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी हैं। अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की एवं यह उसकी पहली धम्म यात्रा थी। ठीक है, अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत रॉक फरमान 13वें शिलालेख है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। 3वीं सदी BC ईसा पूर्व में भारत में बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसप ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला था। अशोक का 11वां बृहद शिलालेख धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार के द्वारा भी किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा करी? तो इसने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की थी। अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत है, तो अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत है रॉक फरमान 13, है ना। 3वीं सदी BC में भारत में बोलचाल की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी प्राकृत भाषा बोलचाल में थी। अशोक के इन प्रधान शिला शासनों में कौन सा धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है आपका 11वां। अशोक का धम्म क्या था? तो अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? तो बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो बात सही है, उपगुत भी थे, निग्रोध भी थे और मोगली पुत्र तिस्स भी थे। तो अशोक ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक भगवान शिव का उपासक था। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव में पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म को अपनाया। दिव्य वदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्यत्र। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद प्रस्तर स्तंभ लेख में महादंड नायक के रूप में वर्णित है? तो महादंड नायक के रूप में वर्णित है आपका ये ध्रुवभूति और तिल्लभट्ट। ठीक है, इलाहाबाद प्रस्तर स्तंभ लेख में ध्रुवभूति और तिल्लभट्ट महादंड नायक के रूप में वर्णित है। ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त के महादंड नायक थे। इलाहाबाद प्रस्तर स्तंभ लेख की रचना हरिशेन ने की थी और स्तंभ लेख को पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जा सकता है। ये मूलतः कौशाम्बी में था और अकबर के काल में इसे इलाहाबाद हस्तांतरित किया गया है। नेक्स्ट है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। और कब क्या करें, कंप्लीट कर लिया जाए? समय लग रहा है ना थोड़ा, तो अगर आप 1 घंटे के लिए तैयार हैं तो मैं कर लेती हूँ इसको कंप्लीट। बहुत तेज़ी से करा रही हूँ वैसे, चलिए कर लेते हैं। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तो तमिल कम में कौन शामिल है? तमिल कम में कौन शामिल है? तमिल कम में एक से अधिक है, यानी कि चोल, चेर और पांडे ये सभी शामिल हैं। ठीक है,
पढ़ लेते हैं। तमिलकम प्राचीन काल के लोगों के द्वारा बसे एक भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है। इसमें तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी आदि क्षेत्र शामिल था। इसके अंतर्गत चोल, चेर एवं पांड्य राज्य शामिल थे। नेक्स्ट है संगम साहित्य की भाषा थी। तो संगम साहित्य की भाषा थी तमिल। दक्षिण भारत की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता था। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। इनकी रचना लगभग 2300 साल पहले की गई थी और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै में आयोजित कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। नेक्स्ट है किस तमिल रचना में पतिव्रता पत्नी भक्ति पत्नी पूजा का गुणगान किया गया है? तो बताइए, मणिमेकलाई, पोडिरुपट्टु, पुत्तुपाट्टु, शिल्पादिकारम में, किसमें? तो ये है आपका शिल्पादिकारम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर की कहानी। इसकी रचनाएं इलंगो आदिगल ने की थी और इस ग्रंथ में पत्नी पूजा, पनितनी पूजा का उल्लेख मिलता है और यहीं से इस समाज का मातृ सत्तात्मक व्यवस्था से पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की ओर परिवर्तित होने का संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ उपलब्ध है? तो ये है तोलाक्पियम। ठीक है, तोलाक्पियम संगम युगीन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें प्राचीन तमिल व्याकरण का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है जिसकी रचना तोलाक्पियर ने की थी। ये अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में प्रेम विवाह को पंचत्रिणे, एक पक्षी प्रेम को कैकिणे एवं अनुचित प्रेम को पेरुंदिणे कहा गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तमिलनाडु का बाइबल माना जाता है? तो तमिलनाडु का बाइबल है तिरुकुरुल। ठीक है, तिरुकुरुल को तमिलनाडु का बाइबल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। ये तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलंगोअदिगल नामक कवि ने की थी और इसी तरह एक अन्य महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सीतलैसतनार द्वारा लिखा गया है। सिक्के, तो मौर्य राजवंश के पद चिन्हित और चांदी के सिक्कों पर कौन सा प्रतीक मौजूद था? तो ये मोर और अर्धचंद्राकार पहाड़ी मौजूद थी। तो मौर्य राजवंश के पंच चिन्हित और चांदी के सिक्कों पर मोर और अर्धचंद्राकार पहाड़ी का प्रतीक मौजूद था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने को कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत पीटकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। लिडियन चांदी और सोने के सिक्कों को लाइट क्रोएसीट्स कहा जाता था। कुषाणों के सिक्कों का आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों के द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। अत्यंत प्राचीन सिक्के ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले अस्तित्व में नहीं थे। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। आहत सिक्के किस धातु से बने होते थे? तो आहत सिक्के जो है उपयुक्त में से किसी भी धातु के नहीं बने होते थे। सोना, पीतल, जस्ता से नहीं होते थे। ठीक है, आहत सिक्के आपके चांदी के होते थे। ठीक है ना। लिडियन चांदी और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये लाइट क्रोएसिट्स कहा जाता था। नेक्स्ट है अत्यंत प्राचीन सिक्के डैश से पहले अस्तित्व में नहीं थे। तो अत्यंत प्राचीन सिक्के जो हैं वो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले नहीं थे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। तो मुजरिस का प्राचीन शहर कहाँ था? मुजरिस का प्राचीन शहर कहाँ था? ये था केरल में। मुजरिस का प्राचीन शहर केरल में था। मालाबार तट आधुनिक केरल का उल्लेख एक यूनानी समुद्र यात्री के द्वारा रचित पेरिपल्स ऑफ एरेथियन सी में है। तमिलनाडु के कोडू मनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। मुजरिस बंदरगाह पर बृहद रोमन समझौता और एक रोम फैक्ट्री को खोजा गया था। मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट बंदरगाह ताम्रलिप्ति रहा। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और सुवर्णगिरी। उस बंदरगाह को पहचानिए जहां पर बृहद रोमन समझौता और एक रोमन फैक्ट्री को खोजा गया था। तो ये है आपका मुजरिस। क्या है? मुजरिस।
मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट रहा है, तो ये प्रमुख पोर्ट रहा है ताम्रलिप्ति। ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु, अरिकामेडु और बारबैरिकम थे, तो अरिकामेडु और बारबैरिकम थे प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह और कस्बे। तो अरिकामेडु और बारबैरिकम प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह कस्बे थे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्थर था जहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। प्रारंभ में भारत का रोम साम्राज्य से व्यापार स्थल मार्ग से होता था, किंतु आगे चलकर विशेषतः दक्षिण भारत में रोम के साथ व्यापार जलमार्ग से भी होने लगा। अरिकामेडु से रोमन सिक्के तो प्राप्त हुए हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत का रोम से व्यापार का सबूत अलगंगुलम, अरिकामेडु और कोडंगलूर कैगनोर की खुदाई से मिलता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत का रोम के साम्राज्य के साथ समुद्रिक व्यापार था और अरिकामेडु के उत्खनन से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका वक्तव्य ए सही है, किंतु वक्तव्य 2 गलत है। ठीक है। दक्षिण भारत का रोम से व्यापार का सबूत यहाँ की खुदाई से मिलता है, तो ये मिलता है आपका अलगुंगलम और अरिकामेडु और कोंडू गल्लूर से। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ये। तो ये आपका DSSB PGT में क्वेश्चन आया है। अब 10वां है व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। ठीक है। समुद्र तटों से लगे राज्य, समुद्र तटों से लगे राज्य। तो सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया था? तो ये पराजित किया था राजराज प्रथम ने। ठीक है। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमोली वर्मन यानी कि राजराज प्रथम था, जिसने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया था। तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र से पता चलता है कि चोल सेना ने सिंघल नरेश को पराजित किया और अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया और सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर राजराज का अधिकार हो गया। सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे, तो सातवाहन राजवंश का संस्थापक शिमुक था। सातवाहन राजवंश के संस्थापक शिमुक या सिमुक थे। सातवाहन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। सातवाहन वंश ने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री के दान के लिए एक अभिलेख से सातकर्णी की सफलता का उल्लेख मिलता है। सातवाहन राजाओं और उनके मातृ नाम माता के नाम से उद्भूत थे, चिन्हित किया जाता था। सातवाहन राजाओं का सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया है, तो वो है सातवाहन। अब करते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। तो अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित्र लिखी। तो अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देने वाला पहला शाही राजा अशोक था। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। बिहार राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम कहा जाता है। बिहार के बोधगया में बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का मार्टिन लूथर माना जाता है। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने उस समय संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देने वाला पहला शाही राजा था, तो ये था अशोक। ठीक है। नेक्स्ट है कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम कहा जाता है। किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? तो नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। अब हमें सुमेल करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो यहाँ पे देश और धर्म प्रचारक लिखे हुए हैं, मिलाना है। तो गांधार के हैं मंझतिक, ठीक है। यवन के हैं महारक्षित,
स्वर्ण भूमि के हैं सोन एवं उत्तर, और अपरांत के हैं यवन धर्म रक्षित। ठीक है। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? तो ये है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी फाशियन भी है, जियान भी है, फांगजांग भी है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फाशियन, स्वांतसांग तथा फाजांग जैसे चीनी बौद्ध यात्री लगभग 5वीं 7वीं शताब्दी के मध्य भारत आए थे। फाशियन ने अपने मूल देश लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। फांगजांग ने भारतीय बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के साथ मिलकर प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है नए साम्राज्य और राज्य। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे। किस गुप्त सम्राट को महाराजाधिराज के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज के रूप में वर्णित किया गया। इलाहाबाद प्रयागराज अभिलेख स्थित समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किया गया था। समुद्रगुप्त नरेश को कविराज कहा गया है। ठीक है। और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे लेख से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिशेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा यानी कि राज प्रशंसा होता है। प्रस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था परंतु गुप्तकाल में इनका महत्व और बढ़ गया। कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में राजा समुद्रगुप्त की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे। समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। नागा समूह ने सबसे पहले समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीतियों का सामना किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। गुप्त अवधि के बारे में मुद्रा शास्त्री ज्ञान के अनुसार समुद्रगुप्त को कुछ सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया जो इस प्रकार है: ध्वजाधारी या दंडधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, व्याघ्रहीन हंता प्रकार के सिक्के एवं वीणा वादन प्रकार के सिक्के आदि। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और इसी के उपलक्ष्य में दोनों ने अश्वमेध प्रकार स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे। इन सिक्कों का प्रमाण कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त ने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की स्थापना करी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इलाहाबाद अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किया गया है। किस नरेश को कविराज कहा गया? तो कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। प्रशस्ति क्या है? तो प्रशस्ति जो है वो राज प्रशंसा होती है। ठीक है। किस समूह ने सबसे पहले समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीतियों का सामना किया था? तो नागा समूह ने सबसे पहले समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीतियों का सामना किया था। गुप्त अवधि के बारे में मुद्रा शास्त्री ज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक को कुछ सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो वो है समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे? तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त प्रथम ने, 2 और 4 ने। ठीक है। अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न के द्वारा प्रचलित किए गए थे। तो ये समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के द्वारा प्रचलित किए गए थे। कौन से वाकाटक शासक ने चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी से शादी की थी? तो ये शादी की थी रुद्रसेन द्वितीय ने। वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त से शादी की थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख से प्राप्त वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है कि उन्होंने पश्चिमी भारत के सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। तो हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं बाट कहलाता था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में चाट बाट अधिकारी कहलाती थी पुलिस। तो हर्ष के काल में पुलिस अधिकारी चाट एवं बाट कहलाता था। राजा हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में शासन किया। हर्ष शासक बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। हर्षचरित में हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है।
सेनापति सिंहनाथ ने हर्षवर्धन को सिंहासनारोहण के लिए उत्साहित किया था। कामरूप का राजा भास्कर वर्मन ने हंसबेग को राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष का प्रधान सचिव भंडी था। कामरूप के शासकों ने वर्मन की उपाधि प्रथम बार धारण की, इसलिए उनके राजवंश को वर्मन राजवंश कहा जाता है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन यानी कि ह्वेनसांग काफी समय तक हर्ष के दरबार में व्यतीत किया था। वो लगभग 18 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय रुककर अध्ययन ग्रहण किया था। चीनी लेखक मतवान लिन के अनुसार हर्ष ने 641 में मगधराज की उपाधि धारण की। हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे एवं जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया, जिसका वर्णन रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। हर्षवर्धन ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया था। इसने नालंदा में एक पीतल का विहार बनवाया था। हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक ग्रंथों का लेखन भी किया था। नेक्स्ट है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाले ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? तो ये है आपका रवि कीर्ति। हर्षवर्धन के सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासनारोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? तो वो था सिंहनाथ। चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगधराज की उपाधि धारण की थी? तो मगधराज की उपाधि हर्ष ने धारण की थी 641 में। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? तो इसने पीतल का विहार बनवाया था नालंदा में। कितने महीनों तक ह्वेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो इसलिए 18 महीनों तक जो है रहा था। ठीक है। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया, तो इसने शासन किया 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपका हर्ष। रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति थी, तो रत्नावली जो है वो हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है या है। ठीक है, मानी क्या जाती है। नेक्स्ट है किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया था? तो वो था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो हर्षवर्धन ने इसमें से तो कोई भी शताब्दी नहीं दी हुई है। भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो भास्कर वर्मन ने हंसबेग को राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास में भेजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष का प्रधान सचिव था भंडी। कौन था? भंडी। निम्नलिखित शासकों में वर्मन की उपाधि प्रथम बार किसने धारण करी? तो वर्मन की उपाधि पहली बार कामरूप के शासकों ने धारण की थी। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। चालुक्य का राजधानी शहर था बादामी। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य साम्राज्य वातापी का वास्तविक संस्थापक था और उसने बादामी को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी ऐहोल थी। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। गोदावरी और कृष्णा नदी का दोआब वेंगी के नाम से जाना जाता था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति में उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के उत्तराधिकारी थे तथा शुरुआत में राजकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इंकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को वेंगी के नाम से जानते थे? तो वेंगी के नाम से जानी जाती थी गोदावरी और कृष्णा का दोआब। ठीक है। राष्ट्रकूट इनके उत्तराधिकारी थे, तो राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के उत्तराधिकारी थे। निम्नलिखित में से कौन सातवाहनों के तुरंत बाद के उत्तरवर्ती थे? तो सातवाहनों के बाद तुरंत कौन आए थे? तो वाकाटक सातवाहनों के तुरंत बाद के उत्तरवर्ती थे। पश्चिमी भारत और मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ शकों के कई युद्ध हुए।
लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था एवं इसके बारे में जानकारी उसकी मां गौतमी बलश्री के द्वारा दान किए गए अभिलेख से मिलती है। वो और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक बिहार में हुआ था और विंध्य पर्वत से दक्षिण के क्षेत्र के संदर्भ में 300-700 का काल द्वितीय ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है और इस काल में इस क्षेत्र में सातवाहन, वाकाटक और चालुक्यों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को काफी गहरे रूप से प्रभावित किया है। तो इसी के साथ ही मैं ये फिनिश कर रही हूँ क्लास, क्योंकि 1 घंटा होने वाला है और हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए क्लासेस को। तो अब हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे 29 नंबर वाले क्वेश्चन से, तो टेंशन मत लीजिएगा, कंप्लीट करवा दूंगी। आज का टारगेट हम कंप्लीट नहीं कर पाए कि हम पूरा 6th क्लास का ये कंप्लीट कर लेंगे, तो नहीं हो पाया। तो मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जितना भी मटीरियल, वो आपको ईजिली मिल सके। ये वीडियो पसंद आया हो और ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए।